Are you ready? हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज हम जो पिछला वाला छूटा हुआ था उसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है न्यूटन फर्स्ट लॉ। इनर्शिया तक में हम लोग पढ़े थे, इनर्शिया के बारे में जाने थे, इनर्शिया क्या होता है, वो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का। आज हम लोग शुरू करने वाले न्यूटन का पहला लॉ। वो जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, हम जानेंगे गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो साहब ने क्या कहा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखते हैं गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या है। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया था बॉल के साथ, मार्बल जिसको भी बोल सकते हैं। बॉल लेकर के इंक्लाइन प्लेन पे वो किए थे, देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट वन क्या है? उन्होंने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन लिया। क्या लिया? इंक्लाइन प्लेन। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब इस इंक्लाइन प्लेन से उन्होंने एक बॉल को ड्रॉप किया। ड्रॉप ने सिंपल रिलीज़ किया, बॉल को इस पोजीशन से रिलीज़ किया, तो वो वाकई यहाँ से नीचे की ओर आएगा। तो नीचे की ओर आया, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जब ये बॉल सिंपल यहाँ से रिलीज़ किया गया, तो जब ये नीचे की ओर आया तो इसका वेलोसिटी क्या हुआ? बढ़ता गया। क्या हुआ? इसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ किया। जैसे जैसे नीचे आता गया इंक्रीज़ करता गया, नीचे आकर के आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरी में क्या किया था, दूसरा जो बात है इनका, पहला तो ये नोटिस किया कि जब इंक्लाइंड प्लेन पे से किसी बॉल को हम रिलीज़ करेंगे टॉप पे से, तो बॉल का जो वेलोसिटी है क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। अब सेकंड इसी में समझा देते हैं यहाँ पे। दूसरा उन्होंने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन, अब उन्होंने क्या किया कि इस बार बॉल को नीचे से थ्रो किए, नीचे से ऊपर की ओर फेंके। तो इसमें क्या नोटिस किया गैलीलियो साहब ने कि जब ये बॉल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। वेलोसिटी डिक्रीजेस। ये दो बात पर निर्भर हुआ। और तीसरा बात, ये सब जो प्लेन है सरफेस है सब स्मूथ है, रफ सरफेस नहीं, सब स्मूथ है। ये भी स्मूथ सरफेस है। और तीसरा बात क्या उन्होंने कहा या नोटिस किया, तीसरी बार उन्होंने उसी बॉल को रोल किया एक स्मूथ सरफेस जो कि एकदम हॉरिजॉन्टल है, कोई एंगल नहीं, एकदम हॉरिजॉन्टल है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब ये बॉल गया, ठीक है ना, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। आगे जाकर जाहिर सी बात है रुकेगा, लिटिल चेंज होगा, लेकिन इसके मुकाबले पे बहुत कम। तो उन्होंने माना कि ये जो है हॉरिजॉन्टल पे जब ये रोल किया गया या फेंका गया तो इसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहा। क्या रहा? वेलोसिटी कांस्टेंट रहा। यही तीन बात इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में कहा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या था वो देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट 2। सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक हेमिस्फेयर लिया। हेमिस्फेयर समझते हैं ना, जो आधा स्फेयर का पार्ट होता है, हालांकि बॉल नहीं, वो कर्व प्लेन लिए थे, कर्व प्लेन, ऐसा कुछ ऐसा प्लेन था, ठीक है ना, ऐसा कर्व प्लेन लिए, ठीक है, ऐसा कर्व प्लेन लिए। अब इस कर्व प्लेन में उन्होंने क्या किया, इस बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया,
बॉल को यहाँ से रिलीज किया। तो जब ये बॉल यहाँ से रिलीज हुआ तो ये बॉल यहाँ से आया और उसके अपोजिट साइड उतना ही हाइट को कवर किया, रीच किया, उतना ही हाइट पहुँचा जितना हाइट इधर था, सेम हाइट, जितना हाइट से इधर छोड़ा गया था उतना ही हाइट उधर गया। ऐसे 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 धीरे धीरे होते होते यहाँ रुक गया। ठीक है, तो ये हाइट जितना था ट्रैवल किया दूसरी तरफ उतना ही हाइट। पहला बात ये, तो उन्होंने सोचा कि इस कर्व को क्यों ना थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड किया जाए, मतलब इस कर्व को टिल्ट किया जाए थोड़ा सा और। तो दूसरे में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। दूसरे में क्या हो गया, टिल्टेड। देख रहे, यहाँ से ये सेम था लेकिन यहाँ जब आ रहे थे इसको बढ़ा दिए थोड़ा सा। अब यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया। जब यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया, कि बॉल है, बॉल मानो मार्बल कहीं कहीं लिखा रहता है, बॉल को जब यहाँ से ड्रॉप किया तो इसमें भी उन्होंने क्या देखा कि सेम हाइट तक इधर भी गया, इधर भी, इसमें भी सेम हाइट तक गया, सेम हाइट तक गया, सेम हाइट, यहाँ भी सेम हाइट। ठीक है ना, सेम हाइट है, नजर नहीं आ रहा, बता दिए सेम हाइट है, यहाँ भी सेम हाइट। अब इसमें देखो दूरी ज़्यादा तय किया गया, इसको इलोंगेट किए, बढ़ा दिए, तो ये जो दूरी है ज़्यादा तय किया गया। तो इस हाइट तक पहुँचने के लिए इस बॉल ने ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर लिया। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इस पार्ट को पूरा हॉरिजॉन्टल ही कर दिया जाए, इधर से इंक्लाइंड कर दिया, इधर से पूरा हॉरिजॉन्टल। तीसरा बात में क्या किया उन्होंने, ऐसे ही बनाया, ऐसे कर दिया, मतलब इधर वाला नेगलेक्ट खत्म हो गया, एकदम जीरो, कोई स्लैंट नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही चला गया। अब यहाँ से उन्होंने बॉल को ड्रॉप किया, ये अंदर की ओर नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, अंदर जाएगा तो फिर टंग के आ जाएगा इधर बॉल, ऐसा। ठीक है ना। अब यहाँ से जब बॉल रिलीज हुआ तो ये बॉल रिलीज हुआ यूनिफॉर्म स्पीड से गया, इधर आया, तो ठीक है ना, ये जा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये बॉल अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक वैसे ही चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, इन दोनों फिगर में क्या बताएं कि जब यहाँ से रिलीज़ किया गया, जितना हाइट से छोड़ा गया था उतना हाइट को अचीव किया, यहाँ भी जितना हाइट से छोड़ा गया था उतना हाइट को अचीव किया, डिस्टेंस बढ़ गया तब भी। तो यहाँ भी उन्होंने क्या कहा कि इसी डिस्टेंस को या इसी हाइट को एक्वायर करने के लिए वो इन्फिनाइट तक जाएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। कुछ दूर जा करके वो बॉल क्या हो गया, रुक गया, कुछ दूर जा करके रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर फ्रिक्शन ना लगे तो ये बॉल अनंत दूरी तय करेगा इस हाइट तक पहुंचने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने यही बताया था कि अगर फ्रिक्शन ना लगे, लेकिन फ्रिक्शन तो हर जगह लगता है, कितना भी स्मूथ सरफेस ले लीजिए फ्रिक्शन थोड़ा ना थोड़ा लगेगा ही। तो उन्होंने कहा कि अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो इस हाइट तक पहुंचने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा दूरी या अनंत दूरी तय कर सकता है। बस यही दो एक्सपेरिमेंट था, और इन्होंने ही पहली बार इनर्शिया के बारे में भी बताया था, ये जान लीजिए बात। ठीक है ना, समझ गए, फिगर उतार लीजिए। लिखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत लिख लीजिए इसमें। इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड नहीं, रिलीज कर दो, रिलीज्ड फ्रॉम
the top of hemisphere it acquires same height on other side। ठीक है, इसमें भी लिख लीजिए, थोड़ा सा इलॉन्गेट कर दिया गया है, सेम बात है। इफ वन साइड ऑफ हेमिस्फीयर इज स्लाइटली elongated horizontally, then the ball covers more distance but acquires the same height। ठीक है, if one side is made horizontal, then the ball travels infinite distance if there is no any force of फ्रिक्शन। अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तब, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए अब हमारा टॉपिक जो है वह है इनर्शिया, सॉरी बोलो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलिए अब हमारा नया टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, यही मेन है। तीनों लॉ मेन ही ना है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो हमारा पहला मिशन आ गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, ये जो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया, और एक नाम से जाना जाता है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया के बारे में पहली बार गैलीलियो साहब ने ही बताया था, और उनका ही लिखा हुआ पढ़ करके थोड़ा मॉडिफाई करके सर आइजैक न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया था। इसीलिए उसका 3 नाम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, जानते हैं इनर्शिया के बारे में जाने हैं कि किसी बॉडी का यह प्रॉपर्टी है कि वह अपने अंदर चेंज आने से अपोज करता है। बस वही बात इसमें भी है, बस थोड़ा सा कुछ वर्ड लग गया है। क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा अपने इनर्शिया के हिसाब से। लेकिन कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए तब तक। और यही जो बात कहा गया था कि बाहरी फोर्स जब तक ना लगाया जाएगा तो वो बॉडी अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से तो वो उस मोशन में ही रहेगा, अगर रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा। यही न्यूटन का पहला नियम था। आप समझ लेते हैं कैसे, रिटर्न में समझ लेते हैं। इफ अ बॉडी
at rest will remains in rest। अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड इफ अ बॉडी in uniform motion, it remains in यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। लेकिन कब तक? अनलेस एंड एक्सटर्नल, बाहरी कोई फोर्स, कैसा? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स act on it। This statement is known as Newton's first लॉ ऑफ मोशन। चलिए अब लिखा हुआ बात पे एक बार गौर कर लेते हैं। इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट, विल रिमेन्स एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इट रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया, स्पेसिफिक कर दिएगा। ऐसे बहुत सारा बुक में एक्सटर्नल फोर्स ही रहता है, कोई बात नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स भी लिखिए या सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लिखिए, गलत नहीं माना जाएगा। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाहरी अनबैलेंस फोर्स ना लगाया गया हो। और इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है कि न्यूटन का यह पहला नियम है। न्यूटन का क्या है? पहला नियम है। एग्जाम्पल जैसे समझ लो, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए हम कोई कार में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो हम बैठे हुए आराम से तो बैठे ही रहेंगे। कार चला, अचानक से एक्सेलरेट हुआ तो हम पीछे की ओर चले जाते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पोजीशन पीछे था। जब एक अचानक से फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाने की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से हमारा मूवमेंट हुआ, नहीं तो हम रेस्ट में ही रहते। हम लोग पीछे की ओर जर्क बैकवर्ड होते हैं, या जब ब्रेक अचानक से लगता है तो आगे की ओर चले आते हैं। इनर्शिया वही ना है, अपना पोजीशन हम मूव कर रहे थे और अचानक से ब्रेक लग गया तो नीचे वाला पार्ट तो रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट क्या है कि हम मूव कर रहे हैं तो अपना इनर्शिया के हिसाब से मूव करते रहेंगे, ठीक है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलिंग ऑफ लीव्स हो सकता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्रीज। A book is placed on the table। या मान लीजिए कोई बुक रखा हुआ है, बुक रखा हो तो रखा ही रहेगा, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वहाँ का वहाँ ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया गया हो। अब आंधी तूफान आया, बिल्डिंग घर गिर गया तो वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगाया जाएगा वो अपना जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है। और भी एग्जांपल है, मान लीजिए जैसे हम लोग मूविंग व्हीकल से या ट्रेन से जब उतरते हैं तो आगे की ओर पुश होता है, लगता है पीछे से कोई धक्का दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मोशन में हैं, अब मोशन से जब तुरंत रेस्ट में आना चाहेंगे तो वो जल्दी होता नहीं है, इनर्शिया के कारण हम लोग आगे की ओर बढ़े चले जाते हैं। अगर आगे की ओर नहीं बढ़िएगा, मुँह जाएगा नीचे, पैर हो जाएगा ऊपर, गिर जाइएगा, तब समझ में आएगा कि ओ इसीलिए फिजिक्स पढ़ना
जरूरी है, इन सब का ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। अब इसके बाद आता है एक क्या, न्यूटन सेकंड नहीं, सेकंड लॉ से पहले एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम जानते हैं क्या होता है? ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है किसका किसका, मास और वेलोसिटी का। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। लेकिन यहाँ सिर्फ ये तो फार्मूला का बात हो गया, अब समझेंगे कैसे, कैसे समझेंगे? तो मास चाहिए उसके लिए, मोमेंटम के लिए। तो मास जो क्वांटिटी हमारे अंदर है वो होता है, ऐसा नहीं कि वेट है, वेट अलग चीज़ है, वो डिफरेंस आगे पढ़ना है, वो जानिएगा उसके बारे में। वेट और मास फिजिक्स में एक नहीं होता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी सब एक हो सकता है, बाकी किसी भी जगह मास और वेट एक हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में मास और वेट सेम नहीं होता है। वेट का मतलब होता है उस बॉडी का फोर्स, और मास होता है उसके अंदर का जो क्वांटिटी है, कितना प्रेजेंट है उसके अंदर क्वांटिटी, वो होता है मास। और वेलोसिटी तो जानते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन। तो ये प्रोडक्ट होता है उसी मास और वेलोसिटी का। तो इसका जो इफेक्ट होता है उससे हम लोग को पता चलेगा कि मोमेंटम कितना जोर का है। अब मोमेंटम दो बात पर निर्भर करेगा, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद तो यह है क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। अब यहाँ वेलोसिटी है मतलब कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। ये क्या है, प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, m इंटू वी। ये तो होगा, आगे क्या होगा, p होगा। यहाँ लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। ठीक है ना, इसका ही फॉर्मूला हो गया, p इज इक्वल टू एम वी, एक्स का ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज, ऐसा यूनिट मान लीजिए हमको नहीं मालूम ऐसा यूनिट, निकालेंगे कैसे? इसका मालूम है ना ऐसा यूनिट, इसका क्या केजी, इसका क्या मीटर पर सेकंड, हो गया केजी मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ये अलग अलग एक मत समझ लीजिएगा, इसको दो तरीका से लिखे हैं, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। यही हो गया मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है दो बात पर निर्भर करता है, किन किन बात पे, इसके फार्मूला से पता चल रहा है किन किन बात पे, इसके मास पे और इसके वेलोसिटी पे। मास और वेलोसिटी पे इसका मोमेंटम प्रेफर करेगा या हर चेंज होगा, इसके अंदर जो भी चेंजेज आएगा वो मास और वेलोसिटी। सिंपली हम लोग वेलोसिटी में चेंज ही देखते हैं, मास में चेंज नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं। अगर माइक्रो लेवल पे पढ़ना हो, माइक्रो मतलब सबसे छोटा, अब माइक्रो मतलब बड़ा होता है, हम लोग मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं, जिसमें मास जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट हो जाता है, और वेलोसिटी चेंज कर सकता है, वेलोसिटी चेंज करेगा। ऐसे तो दोनों पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए कैसे। अब मान लीजिए एक ट्रक है और एक कार है। अब यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी जो है v है, v वेलोसिटी से चल रहा है। ये ट्रक है, ये कार है।
आप कुचल के कौन चला जाएगा, आप इसके सामने आ जाइएगा, एक बार ट्रक के सामने आ जाइए, एक बार इसके सामने, मान लीजिए कम ही वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है ना, आपको कुचल का कौन चला जाएगा, ट्रक कुचल के चला जाएगा। इसे मान लीजिए टकरा करके गिर जाइएगा, लेकिन ये जो चढ़ा करके चला जाए, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने के कारण इसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, इसका इफेक्ट आप पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन ये इम्पैक्ट जो इसका होगा ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब वही तो हो गया, उतना ज़्यादा मोमेंटम। या मान लीजिए एक साइकिल वाला आकर के आपको धक्का मारे और एक कार वाला आपको धक्का मार, दर्द किस में ज़्यादा होगा, या हाथ पर टूटने का ज़्यादा चांस किस में होगा, कार वाला धक्का जो मारा उसमें, क्योंकि कार का जो मोमेंटम रहेगा वो ज़्यादा। अगर वेलोसिटी दोनों का 20 मीटर पर सेकेंड ही है, तब भी आपको क्षति होगा या नुकसान होगा ज़्यादा कार से होगा, कार और साइकिल के अपेक्षा। लेकिन कार और ट्रक लेंगे तो ट्रक से ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इम्पैक्ट इसका ज़्यादा पड़ेगा। अब ये तो दोनों का मास अलग अलग कर लिया, अब दोनों का मास सेम, मास सेम है, ठीक है ना। ये कार ए आई कार बी, या ए ही मान लीजिए, दोनों कार सिंपल समझिए, ए भी छोड़िए, दोनों कार है, इसका वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मास दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम है। अब जिसका ज़्यादा वेलोसिटी होगा उसका ज़्यादा मोमेंटम होगा ना, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसका इम्पैक्ट या प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, इसका प्रभाव कम पड़ेगा। ये दो बात पर ही निर्भर करेगा, या तो उसका मास पे निर्भर करेगा या उसका वेलोसिटी पे। और मास के बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ते नहीं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन दे दे, लेकिन रहता नहीं, क्योंकि हम लोग मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं, जिसमें मास को हम कांस्टेंट मानते हैं। सिर्फ चेंज आएगा किसमें, वेलोसिटी में आएगा चेंज, ठीक है ना। अब वेलोसिटी चेंज यानी एक्सेलरेशन भी चेंज कर सकता है, उससे वेलोसिटी निकालिएगा, ठीक है ना। तो दो बात पर निर्भर करता है, यहाँ लिख लीजिए, it depends on mass and its velocity, ठीक है। यही इनर्शिया का नियम, जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा इनर्शिया होता था, तो वो मोशन में चल रहा है तो इनर्शिया उसका ज़्यादा है, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी वही चीज़ है, जितना ज़्यादा मास रहेगा वो इम्पैक्ट उतना ज़्यादा देगा, या जितना ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, ठीक है। समझ में आ गए। एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, पहले इसको उतार लीजिए, चलिए। मान लिया क्वेश्चन है, a car is moving with a car of mass 120 kg, मान लिया 120 किलो का है, मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड अ बाइसाइकिल ऑफ मास 60 kg is moving with velocity 25 meter per second. Find which one has more momentum. चलिए क्वेश्चन देखिए, एक कार है जिसका मास दिया हुआ 120 kg और उसका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है। और एक बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल मोटरसाइकिल, जिसका वेट 60 kg दिया है और वो 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है। तो इसमें बताना है कि मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। तो आप लोग कहिएगा कार का, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है या मास कम है। पहले निकालेंगे, पहले निकालें, क्योंकि वेलोसिटी देखिए दोनों का अलग अलग वेलोसिटी है। चलिए पहले तो हम लोग देखेंगे गिवन क्या है। गिवन हमारा क्या क्या है, M1 मान लेते हैं, M कार का मान लेते हैं, M कार का 120 kg और V कार का
10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। m बाईसाइकिल का मान लेते हैं 60 kg और v बाईसाइकिल का 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, pc निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ कार। क्या हो गया, mc मल्टीप्लाई vc। mc कितना है 120 × 10 कितना हो गया 1200 kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका मोमेंटम आ गया, ठीक है। इसका मोमेंटम देख लेते हैं। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p बाईसाइकिल तो 60 kg × 25 कितना हो गया 25 छक 150 जीरो इतना kg मीटर पर सेकेंड। अब आप खुद देख लीजिए कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, बाईसाइकिल का। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर बाईसाइकिल हैज़ मोर मोमेंटम देन कार। अब इसी में पूछ लगा कितना ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, उतना मोमेंटम ज़्यादा है। नोट कीजिए। चलिए मोमेंटम देख लिए। अब मोमेंटम में चेंज होता है उसके बारे में जानेंगे। चेंज इन वेलोसिटी पढ़े थे ना। अब है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज। अब चेंज क्या होता है, मान लीजिए मास तो अभी बताया कि मास चेंज नहीं करेगा, अब करेगा भी तो मास पे भी डिपेंड करता है, तो करेगा तो मास भी चेंज कर सकता है, तो मोमेंटम भी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तो मोमेंटम चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ वेलोसिटी पे, मास को कांस्टेंट रखेंगे। अब मान लीजिए कोई कार है या कोई आदमी है या कोई कार है, या कार है, ठीक है, ठीक है, ये कार है। अब मान लिए कि ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से, इसका मास जो है m है, ठीक है। u वेलोसिटी के साथ ये शुरू किया सफ़र, कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँच गया। कार चेंज हो गया काजी, मान लीजिए वही है, चलिए चेंज मत मानिए, वही कार है, ठीक है ना, वही कार मानिएगा, अलग नहीं। चलिए अब ये कार यहाँ से यहाँ आया तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, v। अब यहाँ से यहाँ आया तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 100 किलो का था तो यहाँ 80 किलो का हो जाएगा या 140 किलो का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई आदमी बैठा दें तब हो सकता है, लेकिन लेना नहीं है, ठीक है ना। अभी चेंज हो सकता है, अगर उसमें आदमी बैठ जाए तो पूरे का वेट बढ़ सकता है, या बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है उसमें से खाली हो जाएगा तो कम हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ m था, यहाँ भी m ही लेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी कितना हो गया इसका, v हो गया। तो ये u से चला था और वेलोसिटी एक्वायर कर लिया v, तो वेलोसिटी चेंज हो गया ना। जब वेलोसिटी चेंज हुआ तो इसका मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या था, mu था, यहाँ मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। चेंज हुआ मोमेंटम, मोमेंटम चेंज हो गया। इसको इनिशियल मान लेते हैं, क्योंकि u को इनिशियल मानते हैं, इसको फाइनल मान लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम को किससे डिनोट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम डेल p। डेल p को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। किसी भी चीज़ में डेल लगा रहा है, ये ट्रायंगल वाला साइन, उसका मतलब चेंज होता है। अगर टाइम में लगा दे तो चेंज इन टाइम हो जाएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन जिसमें लगा देंगे उसमें चेंज। फिर मोमेंटम में लगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, यही होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना है, mu है। इनिशियल मोमेंटम कितना है, mv। इनिशियल मोमेंटम कितना, इनिशियल मोमेंटम mu, ठीक है। दोनों में m कॉमन ले लिए, क्या हो गया v माइनस u, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। मास कांस्टेंट रहेगा,
ये चेंज हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज को, डेल पी इज इक्वल टू डेल एम भी, एम को साइड कर दीजिए, एम डेल भी, मतलब चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। लिखिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मोमेंटम का एक और रेशियो निकालना है, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म। टू बॉल ऑफ मासेस m1 एंड m2, दो बॉल है जिसका मास है m और 2m, m एंड 2m, एंड their velocity are v and 2v respectively है v and 2v, find the ratio of their मोमेंटम। क्या निकालना है? उनके मोमेंटम का रेशियो। देखते हैं कैसे निकलेगा। पहला रूल क्या है कि गिवन जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। बॉल 2 है तो बॉल 1 का मान लेते हैं m1 मास ऑफ बॉल 1 क्या है m, ठीक है। मास ऑफ बॉल 2 क्या हो गया 2m, वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 v, वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 2v, ठीक है। यह हमारा गिवन है। तो मोमेंटम जब निकालेंगे p ऑफ बॉल 1 p1, ठीक है, बराबर मास m इंटू वेलोसिटी v, क्या हो गया p1 m v, ये हमारा हो गया, ठीक है। इधर देख लेते हैं p बॉल 2 का p2 निकालेंगे, मास कितना है मास 2m, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी कितना हो गया 2 2 जा 4 mv, p2 हमारा आ गया। रेशियो निकालेंगे, रेशियो क्या है P1 अपॉन P2। स्पेसिफाई नहीं किया कि किसमें किसका निकालना है, कि कोई भी निकालना है, 1 से 2 का निकाल लेते हैं, ठीक है। P1 कितना है mv आया, mv, P2 4 mv ख़त्म, P1 बाय P2 बराबर कितना 1/4, ठीक है। देयरफॉर P1 P2 बराबर 1:4, यह हमारा आंसर। दोनों का रेशियो कितना है 1:4, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह हमारा मोमेंटम ख़त्म हो गया। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मज़े में रहिए। टाटा बाय।